नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस पर वहां के सभी वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना करते हुए सभी मिजोरम वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और प्रभु श्री राम से उनके जीवन में खुशहाली बनाए रखने की दुआ मांगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने CSR कोष से 60 करोड़, भारत पेट्रोलियम 30 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10 करोड़ का योगदान दिया। स्टेडियम की कुल अनुमानित लागत 339 से 393 करोड़ के बीच है और इसमें दर्शक की क्षमता 30,000 होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। स्टेडियम में आधुनिक पिच, अभ्यास क्षेत्र, फ्लड लाइट्स, अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम और मीडिया सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये स्टेडियम केवल खेल सुविधा नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। सुल्तानपुर में आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी MP MLA कोर्ट में पेश हुए। अदालत में उन्होंने धारा 313 CRPC के तहत अपना पूरक बयान दर्ज कराया। इस दौरान राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनके खिलाफ दर्ज ये मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। ये मामला 2018 का है, जब भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के लिए अगली तारीख 9 मार्च 2026 तय की है। मामले में राहुल गांधी का बयान और अगली सुनवाई राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है। वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 83 जोड़ों का भव्य विवाह संपन्न हुआ। यह आयोजन नगर निगम के शहीद उद्यान में हुआ, जिसमें समाज कल्याण विभाग की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम की खासियत ये रही कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जोड़ों ने एक साथ विवाह किया और इससे सामाजिक समरसता और भाईचारे का उदाहरण सामने आया। मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलाना के द्वारा विधि पूर्वक संपन्न हुआ, जबकि हिंदू जोड़ों का विवाह ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंडप में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी सहित कई जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और योजना को समाज में आर्थिक सहयोग और समरसता बढ़ाने वाला बताया। आयोजन सुव्यवस्थित और भव्य रहा। इसमें बड़ी संख्या में परिजन और गणमान्य लोग शामिल हुए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन का एक कार्यक्रम है नगर निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि आज 83 जोड़ों को शादी के बंधन में जिनका यहाँ पे शादी के बंधन में बंधे हैं, जिसमें 80 जोड़े हिंदू हैं और 3 जोड़े मुस्लिम समुदाय के। सिगरा नगर निगम में है, निकाह हुआ है हमारा। बहुत खुशी हुई है इस बात की कि मोदी जी की वजह से, हमारा योगी जी की वजह से आज निकाह हुआ है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये सामूहिक विवाह आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए इस तरह का? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी। हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने गांधी पार्क स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर मनरेगा योजना बहाल करने और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री के नाम आने पर जांच की मांग उठाई। विधानसभा का घेराव करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को उजागर करते रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोविंद अहिरवार और प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल पाठक ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल पर हुई कार्रवाई निंदनीय है और सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर
परसों के दिन विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम था। विधानसभा का घेराव जो इस भाजपा की सरकार द्वारा किसानों का अहित किया गया है, जो अमेरिका से ट्रेड डील की गई है, जिसमें हमारे किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ किसानों की लागत, यूरिया की लागत आप देखिए 2000 रुपये बोरी चलता है, वहाँ के किसानों को सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ का जो खाद्यान्न आ रहा है, अभी आप देखिए पिछले दिनों कनाडा से जो मटर मंगाई गई, तो किसान 2 साल से 3000 से ऊपर मटर नहीं बेच पा रहा। इसी तरीके से अमेरिका जैसे देश में सब्सिडी होती है, तो वहाँ का अनाज जब यहाँ आएगा तो यहाँ के किसान की जो आर्थिक स्थिति है नस बिल्कुल टूट जाएगी। मनरेगा जो कहीं ना कहीं ग्रामीण सशक्तिकरण का एक आधार था, आर्थिक सशक्तिकरण का एक आधार था, देश के दलित पिछड़ों आदिवासियों को एक रोजगार की गारंटी देता था। इस भाजपा की तानाशाही पूंजीवादी सरकार ने मनरेगा को ध्वस्त कर दिया और महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी उसको भी कहीं ना कहीं खारिज करते हुए महात्मा गांधी को इस योजना से हटा दिया। इसी के संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसको शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, परंतु इस सरकार ने हिटलरशाही नीति का पालन करते हुए, तानाशाही नीति का पालन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बर्बरता के साथ पीटा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी चोटिल हुए, तमाम कांग्रेसी जन, तमाम महिलाएं, तमाम छात्र हमारे चोटिल हुए। इसी के संदर्भ में यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण। बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर पुलिस ने नीरज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मृतक की पत्नी भी शामिल है। जांच में सामने आया कि हत्यारोपी गौरव ने मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के कारण आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर हत्या की साजिश रची। अभियुक्तों ने हत्या की सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता सामने आई और इससे उनका षड्यंत्र असफल रहा। गौरव और अन्य आरोपियों ने मिलकर नीरज की हत्या को अंजाम दिया। एसपी देहात तेजवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। 17 तारीख को देर रात्रि में थाना शिकारपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के रानीवाला चौक के निकट एक टेम्पू पलट गया है, जिसके नीचे एक युवक दबा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा शव को निकालकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। घटनास्थल निरीक्षण व अन्य पहलुओं पर जांच करने पर प्रकरण कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ कि ये घटना दुर्घटना की न होकर कुछ और है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन मिलने पर इस शक की पुष्टि हुई, जिसके बाद इसमें और गहराई से जांच पड़ताल करने पर जानकारी हुई कि मृतक युवक नीरज की पत्नी पूजा के संबंध एक रोहित नाम के युवक से थे और इस रोहित ने ही अपने साथी ओमवीर के साथ इस व्यक्ति नीरज को ले जाकर पहले शराब पिलाई और उसके बाद उसके अंगोछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद इस पूरी घटना को एक दुर्घटना के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज इस घटना में शामिल आरोपी रोहित और मृतक नीरज की पत्नी पूजा को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध थाना शिकारपुर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल रोहित का मित्र ओमवीर अभी फरार है, जिसे भी बहुत जल्द गिरफ्तार। चित्रकूट जिला अस्पताल में अब बच्चों के खेलने कूदने के लिए किलकारी प्ले जोन शुरू कर दिया गया है। जिला अधिकारी पुलकित गर्ग की पहल से ये प्ले जोन टीकाकरण कक्ष के पास बनाया गया है। अस्पताल आने से डरने वाले बच्चे अब इस प्ले जोन में खेलकर अपने डर और नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकते हैं। इस सुविधा में सुंदर लाइटिंग और आकर्षक खिलौनों की व्यवस्था की गई है और इससे बच्चे खेलकूद में समय बिता सकेंगे और उनके माता पिता या अभिभावक अस्पताल में अपने काम या इलाज को आसानी से पूरा कर सकेंगे। जिला अधिकारी ने बताया कि पहल खासतौर पर उन बच्चों और अभिभावकों के लिए की गई है जो अस्पताल आने को लेकर चिंतित रहते थे। कैनरा बैंक के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यहाँ जिला अस्पताल में एक खिलकारी किड्स का प्ले जोन जो है वो यहाँ पर आज शुरुआत की गई है उसकी। इसके पीछे मुख्य मंशा ये है कि हमारे जिला अस्पताल में प्रत्येक दिन लगभग 1000 के आसपास ओपीडी रहता है। इसके अलावा बच्चों की वैक्सीनेशन, लगभग 100 से अधिक अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं और परिवार और उनके साथ छोटे बच्चे भी आते हैं।
मेरे खुद के भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे भी रियलाइज होता है जब मैं अस्पताल जाता हूँ तो उनको संभालना, या कहीं भी जाते हैं तो उनको संभालना जो है वो कई बार मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से सभी परिवारों के जो बच्चे हैं जो उनके साथ आते हैं, चाहे वो किसी भी सुविधा के लिए आ रहे हों, उन बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए एक प्ले जोन जो है वो यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। इससे बच्चों को एक गतिविधि भी मिलती है, उनको सीखने का भी एक अवसर मिलता है, एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, और एक अच्छा वातावरण जो है वो अस्पताल में इससे क्रिएट होता है। इसलिए आज ये खिलकारी प्ले जोन का। गाजियाबाद पहुंचे करनी सेना के अध्यक्ष का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित तौर पर लगाए जा रहे नारों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए कुटाई ही एकमात्र इलाज है और जो कुछ होगा उसका निपटारा कानून के अनुसार किया जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। गाजियाबाद में विधायक तेजपाल नागर ने विधानसभा में गौतम बुद्ध नगर के हजारों किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं पूर्व की सरकारों के द्वारा अनदेखी की गई थी। किसानों के हित में बनाई गई हाई पावर कमेटी के द्वारा कई संस्तुति की गई है और इन्हें तत्काल लागू किया जाना चाहिए। मुआवजा बढ़ाने की मांग पर उन्होंने जोर दिया। विधायक ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो सुविधा की आवश्यकता, कच्ची कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स और पानी निकासी की व्यवस्था, दादरी में उच्च शिक्षा के लिए मिहिर भोज इंडस्ट्री की स्थापना की मांग की गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना के बाद जिले में एनडीआरएफ यूनिट बढ़ाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने ध्यान दिलवाया। तेजपाल नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों और आम जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मैं दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से विधायक हूं। वहां की कुछ समस्या आपके सामने रख रहा हूं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में किसानों के मुआवजे की मांग काफी समय से लंबित है। किसानों के हित में इसे शीघ्र बढ़ाया जाए। ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से किसान की समस्या लंबित आ रही है। इसके लिए हमें हालांकि पिछली सरकारों की देन दहेज में मिली है, लेकिन हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए एक हाई पावर कमेटी बनाई है। उसने जो संस्तुति की है। महोबा में परिवहन विभाग की कार्रवाई से नाराज ट्रक स्वामी ब्रजेश विश्वकर्मा ने एआरटीओ कार्यालय में आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर जान देने का प्रयास किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होगा। एआरटीओ ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। मामला कबरई कुन्हेटा मार्ग का बताया जा रहा है, जहां एआरटीओ दयाशंकर और उनकी टीम वाहनों की जांच कर रही थी। जांच में ट्रक का बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया गया और एचएसआरपी नंबर प्लेट भी नहीं थी। नियम के अनुसार चालान काटा गया और इससे ब्रजेश विश्वकर्मा आपे से बाहर हो गया। उसने पहले फोन पर धमकी दी और फिर एआरटीओ कार्यालय जाकर हंगामा करते हुए आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाई। एआरटीओ दयाशंकर ने बताया कि आरोपी अवैध दबाव डालकर चालान निरस्त कराना चाहता था, जबकि नियमों का उल्लंघन स्पष्ट था। मामले की गहनता से जांच जारी है। प्रवर्तन टीम के साथ कबरई कुन्हेटा मार्ग पर चेकिंग कर रहा था। उस समय एक ट्रक हमको मिली जिसका नंबर है यूपी 95T4680। मैंने जब उस नंबर को अपने ई चालान ऐप पर जा करके सर्च किया तो देखा इसका प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा दोनों फेल थे। मैंने उस गाड़ी को रोका, ड्राइवर से उसका लाइसेंस मांगा। ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बना है लेकिन मेरे घर पर है। मैंने उस गाड़ी का चालान किया। चालान करके चालान चीट जो है मैंने ड्राइवर को दे दिया। अब मैं वहां से चल दिया। 8:47 पर ब्रजेश विश्वकर्मा सन ऑफ गंगादेवी विश्वकर्मा विवेक नगर कबरई का मेरे पास फोन आया
उसने ये आरोप लगाया कि गाड़ी का चालान आपने गलत किया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया। अब धमकी दे रहा था कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आपका नाम लूंगा। तो वो ये चाह रहा था कि इस चालान को निरस्त कर दिया जाए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो एक बोतल में पेट्रोल लेकर के वो कार्यालय आया। कार्यालय में बड़ी उद्दंडता किया। हमारे जो कार्यालय के कर्मचारी हैं उनके समझाने बुझाने के बाद इसने जो है कुछ पेट्रोल पी भी लिया, कुछ अपने शरीर पर छिड़क लिया। प्रवर्तन टीम के साथ कवरई कुनेटा मार्ग पर चेकिंग कर रहा था। उस समय एक ट्रक हमको मिली जिसका नंबर है यूपी 95T4680। मैंने जब उस नंबर को अपने ई चालान ऐप पर जा करके सर्च किया तो देखा इसका प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा दोनों फेल थे। मैंने उस गाड़ी को रोका। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में मिल गेट पर गन्ना टोकन को लेकर हुए विवाद में ट्रक चालक सलमान की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार चाकू से हमला कर आरोपी अजीम ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना ने आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक सलमान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आरोपी अजीम की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। थाना सियोहारा क्षेत्र अंतर्गत दो ट्रक चालकों के मध्य विवाद में एक की मृत्यु होने के संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को समय लगभग 8:30 बजे रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि शुगर मिल में टोकन काउंटर पर दो ट्रक चालकों के मध्य विवाद हो गया है। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जांच करने पर पाया गया कि ट्रक चालक अजीम तथा ट्रक चालक सलमान के मध्य टोकन को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अजीम के द्वारा धारदार हथियार से सलमान के ऊपर वार किया गया, जिसमें सलमान गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस द्वारा उसे तत्काल CSC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा सलमान को मृत घोषित कर दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सियोहारा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपी की विवाद हो गया। विवाद तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ गए हैं। प्रीतम, आखिर पूरा मामला क्या है? गन्ना विवाद हुआ, गन्ना को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान जो है घटना सामने आई, मिल गेट पर गन्ना टोकन विवाद में हत्या तक कर दी गई। तो आखिर पूरा मामला क्या है? जी देखिए, आपको बता दें, थाना सियोहारा क्षेत्र के गन्ना मिल में दो ड्राइवर में टोकन को लेकर विवाद हो गया। एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। तो वही ड्राइवर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया। अगर बात तो पुलिस की करें तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है ड्राइवर के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो आरोपी ड्राइवर था, दूसरा आरोपी ड्राइवर, वो वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है, जिसकी जो है पुलिस की टीम जो है तलाश में जुटी हुई है। इसमें लोगों का कहना है कि गन्ना सेंटर पे जो है गन्ना मिल में जो है गन्ना गिरने को लेकर, टोकन को लेकर इन दोनों ड्राइवरों में विवाद हो गया। विवाद देख इतना बढ़ गया कि एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पर धारदार हथियार चाकू से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। तो प्रीतम, गन्ना टोकन विवाद हुआ, ऐसा कौन सा विवाद था कि इतना ज्यादा बढ़ गया? मतलब एक दूसरे से आगे जाने की होड़ लगी होगी। जी हाँ, देखिए आपको बता दें, मिल में जो है जो गन्ना सेंटर से जो ड्राइवर गन्ना लेकर जाते हैं गन्ना सेंटर से मिल में, और उसमें जो है नंबर को लेकर इनमें दोनों में आपस में विवाद हुआ। जो अपनी अपनी बारी का जो टोकन मिलता है उसको लेकर इनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि टोकन की एक मामूली टोकन की बात को लेकर एक दूसरे ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पर धारदार हथियार चाकू से हमला कर उसे गोंद कर उसकी बुरी तरह से निर्मम हत्या कर और जो है आरोपी ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया। बताया गया है कि जो पुलिस है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मृतक सलमान के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो आरोपी है, आरोपी की तलाश के लिए जो पुलिस टीम जुटी हुई है। ठीक है प्रीतम, लेकिन जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वालों से क्या बातचीत हुई है? उनकी क्या कुछ मांगे हैं?
जी, इसमें जो परिजन है, परिजनों का कहना है कि जो आरोपी है उसे, जो आरोपी अजीम है ट्रक चालक, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है उसे भी ऐसे ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी चलिए प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिजनौर से खबर सामने आ रही है जहां गन्ना टोकन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक ट्रक चालक ने दूसरे ट्रक चालक की हत्या कर दी और घटना के बाद जो है वो आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी जो है उसकी सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में जगमनपुर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और इससे बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस आगे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गुरेह गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब अनियंत्रित डंपर सीधे घर में घुस गई और घर के स्वामी की इस हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने, गांव के दोनों तरफ 1 किलोमीटर के भीतर ब्रेकर लगाए जाने की मांग की गई। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह सड़क जाम खुलवाया गया। घटना ने इलाके में सुरक्षा और सड़क नियम को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अपने घर के अंदर लेटा हुआ था तो ये अचानक से ट्रक बांदा साइड से आया, चाहती है वो चाहे स्टीयरिंग फेल हो गई, चलता हुआ घर में घुस गया। वही मकान मालिक हाँ, जाम लग गया था। क्या मांग करते हैं? हम सर शासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ पूरे गांव में लगभग 1.5 किलोमीटर का रेंज है, पूरी बस्ती है, तो हम चाहते हैं कि गांव के इस पार और उस पार ब्रेकर होना चाहिए जिससे वाहनों की स्पीड धीमी हो, कोई हादसा ना हो। बीच में स्कूल भी पड़ता है तो ब्रेकर होना चाहिए। आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। हाँ, और परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए उसकी स्थिति को देखते हुए। गरीब हाँ, पुलिस प्रशासन आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया कि हम लिखित कार्रवाई आप दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। अपने घर के अंदर लेटा हुआ था तो ये मैनपुरी के कुरावली घिरोर रोड स्थित नहर पुल पर बीती रात बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में एक युवक ओमवीर श्रीवास्तव को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि बाइक चालक 27 वर्षीय शैलेंद्र श्रीवास्तव लापता हो गए। दोनों युवक ग्राम कुकामई में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार नहर पुल पर सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी से बाइक असंतुलित हो गई और नहर में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन नहर में पानी का जलस्तर अधिक होने के कारण शैलेंद्र का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सर, हम उधर से आ रहे थे कुराली साइड से और जो शैलेंद्र नाम लड़का बैठा था वो गाड़ी चला रहा था और हम बैठे थे, तो आगे से सामने से फोकस लगा गाड़ी का, रास्ता ना दिखाई दिया। इसी कारण से हम उसमें लगे जाकर के पुलिया में पुलिया में काफ़ी चोट भी है और लड़का हम दोनों लोग उसी में नहर में जाकर गिर पड़े। नहर में गिर गए थे? तो दोनों लोग डूब गए थे? आप? हम दोनों लोग डूब गए हैं और जैसे तैसे हम तो निकल पाए, उसका पता नहीं। आपको क्या तैरना आता है? नहीं सर, तैरना नहीं आता मेरे को। हमने हाथ पाँव चलाए हैं जब। अच्छा, आप बच गए और दो आवाज़ मारी हमने, तैरना नहीं आता, आवाज़ मारी तो लोग वहाँ से आगे सामने से उन्होंने हमें लाठी डंडे से पकड़ा करके खींच लिया। आपके साथी थे? नहीं, साथी नहीं थे। नहीं, जो दूसरे जो डूबे हैं वो आपके साथी हैं? वो हमारे डूबा लड़का वो साथी का लड़का है। अच्छा, कौन लगते हैं रिश्ते हैं आपके? वो हमारा मामा का नाती लगा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे शादी में, कुकामई, हमारी मौसी है वहाँ, लड़के नाती की शादी में। क्या नाम है उनका जो डूबे हैं? जो डूबे हैं उनका नाम शैलेंद्र है सर। कितनी उम्र है? उम्र तो सर होगी कम से कम 25 साल। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं ये? रहते हैं नौली गाँव में।
तो कितनी देर हो गई इस घटना को? इस घटना को लगभग हो गई है 1 घंटा। वाराणसी से मेरठ जा रही 22489 वंदे भारत एक्सप्रेस पर हरदोई जनपद में पथराव की घटना हुई। इस दौरान अचानक फेंके गए पत्थर से ट्रेन के C4 कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। घटना के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। पथराव की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम के माध्यम से हरदोई स्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। रेलवे और पुलिस टीम संयुक्त रूप से आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पुलकित शर्मा जुड़ गए हैं। पुलकित, कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मेरठ दौरा था और यहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे उस दौरान जो है वंदे भारत ट्रेन में पथराव किया गया। कौन था व्यक्ति, किस उद्देश्य से किया गया, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पुलकित? देखिए, अभी ये पूरा मामला अज्ञात है। इसमें आरपीएफ हरदोई ने अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर रखा है। मोहन भागवत जो है लखनऊ से मेरठ जा रहे थे, जहां उन्हें खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित होना है, उसमें शिरकत करनी थी। उसको लेकर वो जा रहे थे कि तभी हरदोई से निकलने के बाद लगभग 2-3 किलोमीटर निकलने के बाद कौड़ा और चांदमारी के मध्य जो है अराजक तत्वों द्वारा जो है वंदे भारत को अपना निशाना बनाया गया। अराजक तत्वों द्वारा जो है वंदे भारत के ट्रेन पर जो है पत्थर फेंका गया। ट्रेन का जो पत्थर फेंका गया था वो ट्रेन के C4 कोच पर जाके लगा, जिससे कोच पूरी तरह से जो है जो शीशा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद घटना जो ट्रेन में मौजूद आरपीएफ स्क्वाड था उसने कंट्रोल को सूचना दी। कंट्रोल की सूचना पर आरपीएफ हरकत में आई और मौके पर पहुंची। पुलकित, क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो C4 कोच में ही सवार थे? नहीं, मोहन भागवत C4 कोच में नहीं थे। मोहन भागवत जो है E1 कोच में थे। जिसके बाद जो रेलवे से जुड़े सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि इस घटना के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका कोच भी बदला गया था। हालांकि इस मामले में ज्यादा अधिकारी कोई भी ज्यादा कुछ बताने को राजी नहीं है, क्योंकि हाल ही में हरदोई रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे के जीएम ने निरीक्षण किया था और ये निरीक्षण भी उनका सुरक्षा को लेकर था। दूसरी बात यह है कि हरदोई में ट्रेनों पर पत्थरबाजी, लूट, स्नैचिंग, चेन पुलिंग की घटनाएं आम हो चली हैं। उसके बावजूद भी रेलवे सुरक्षा बल कोई भी मुस्तैदी नहीं बरत रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले एक ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हरदोई यार्ड में रची गई थी। चांदमारी में आए दिन लूट और चोरी की घटनाएं घटित होती हैं और इससे काकोरी और हरदोई के बीच कई बार जो है ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। सारी घटनाएं हो रही है तो फिर आखिर रेलवे पुलिस इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? प्रशासन देखिए, क्यों है? हरदोई आरपीएफ लगातार सवालों के घेरे में है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर शराब की बोतलें मिलती हैं, पैकेट मिलती हैं, लेकिन वो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो हरदोई के जो अधिकारी हैं, कमांडर हैं या अन्य स्टाफ है, उस पर कोई भी जो है प्रेशर नहीं बनाता है कार्रवाई का। और दूसरी बात यह है कि जो रेलवे से जुड़े हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो इनके कमांडर जो मुरादाबाद में बैठते हैं वो इस समय वहां का पद खाली है। इसलिए जो हरदोई आरपीएफ जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी है। उन्हें किसी भी कार्रवाई का कोई भय नहीं है, कोई भी सुरक्षा का वो नहीं उठाया जाता है। जबकि ये स्पष्ट होता है अगर वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो सभी को सूचना होती है और लगातार घटनाओं के बाद भी आरपीएफ द्वारा चांदमारी और कौड़ा के मध्य कोई भी सतर्कता नहीं बरती जा रही है। पुलकित, जिस तरह से पथराव किया गया, जो तस्वीर सामने आई है, क्या किसी यात्री को चोट लगी है? नहीं, अब गनीमत यही रही है कि किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यात्री चोट नहीं लगी है। और दूसरी बात यह है कि अब तक इस मामले में किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अब तक आरपीएफ ने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है। आरपीएफ जो है सिविल पुलिस और जीआरपी के साथ जो है समन्वय स्थापित कर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है पुलकित। आखिर इस चूक के जिम्मेदार कौन होंगे? अधिकारी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कि जब
एक वीवीआईपी यहाँ से गुजर रहे हैं तो उसकी पहले से ही जांच की जाती है, सुरक्षा देखा जाता है। उसके बावजूद भी अगर चूक होती है तो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, लेकिन अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जो है सिविल पुलिस के अभी एक अधिकारी हैं, उनका बयान आया था। उन्होंने बताया कि साहब बच्चे खेल रहे थे, उसमें से किसी ने पत्थर चला दिया, लेकिन उनका ये बयान जो है मैच नहीं खा रहा है कहीं से भी, क्योंकि जो आप फोटो वीडियो देख रहे हैं उसमें कांच बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। यानी कि जो है रेलवे का शीशा जो होता है काफी मोटा और मजबूत कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उससे साफ ये समझा जा सकता है कि ये जो है पत्थर जो चलाए गए काफी नजदीक से चलाया गया है। ये बच्चों का रोल नहीं है, इसमें किसी बड़े अराजक तत्व का हाथ है। हालांकि क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है, संघ प्रमुख से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जो है मामले में लीपापोती भी एक तरफ से की जा रही है और कोई भी सुरक्षा के व्यापक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित आपका। तो देखिए बड़ी खबर हरदोई से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मेरठ दौरा था। इस दौरान वो लखनऊ से मेरठ जा रहे थे जहां खिलाड़ियों को सम्मानित करना था, तभी C4 कोच में पत्थरबाजी की घटना हुई। लेकिन गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी C4 कोच में सवार नहीं थे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना हुई, क्या यह हम मान ले कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाना बनाने की तैयारी थी? और सुरक्षा में आखिर चूक क्यों हुई? अधिकारी क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्यों इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है? तमाम सवाल है और आखिर इसका जवाब कौन देगा, ये फिलहाल सवाल ही बन के है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।